ये सफ़ीर ने अपनी तुर्किश का आखिरी तीर छोड़ा। मैंने कहा मैं अवाम से ताल्लुक़ रखता हूँ और पाकिस्तान में नहीं बल्कि मैं तुम्हें यहाँ भी देखने का अहल हूँ और तुम्हें सबक सिखाने का हौसला रखता हूँ। मेरे इस जवाब पर सफ़ीर बिल्कुल हौसला हार गया। ऊंची आवाज़ में हमारी और सफ़ीर की गुफ्तगू बाहर खड़े माजिरों तक सब पहुँच रही थी। 4 फुट ऊंची चारदीवारी के अंदर क्या हो रहा है वो बाहर खड़े सब देख रहे थे और इनकी बेचैनी बढ़ रही थी। मुझे अंदेशा था कि कई बार खड़े माजिर से परत खाने पर दावा ही न बोल दे और सफ़ीर की मेरी खराब भेजी हुई रिपोर्ट सच साबित न हो जाए। मैंने नुमाइंदों और मलेशिया टाचू को साथ लिया और बाहर खड़े माजिरों को खामोश हो जाने का कहा और ज़रा ठंडे हुए तो मैंने कहा खुदा ये क्या तमाशा है, आपके साथ जो भी ज्यादती हुई है वो हम सब का ज़ाती मामला है। इस तरह शोर करके बाहर वालों लोगों एम्बेसियों को मुतला तो न करे और हमारे तफसीली रिपोर्ट अपने मुल्क को भेजेंगे और सारी दुनिया हम पर हंसेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा आप लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी। मेरी ये मुख्तसर बात सुनकर सब खामोश हो गए। मैंने मलेशिया टाची के सरबराह जो के कर्नल थे वो भी सफारत खाने के इस बेमानी पर खासे खफा नजर आ रहे थे। से कहा कि सर माजरीन को इमदाद तकसीम करने तक आप हमारे साथ रहे क्योंकि हुकूमत की नाअहलिया और इन लोगों की बदइनवान देखकर अब लोगों को इन्हिसार सिर्फ पाकिस्तान आर्मी पर है। अलमुख्तसर तकसीम शुरू हुई, फी कुंबा 1000 रुपये देने शुरू किया और इतने मुनज़्ज़म तरीके से तकसीम का अमल जारी रहा कि आखिर में पैसे कम पड़ने लगे। बैंक का वक्त ख़त्म हो चुका था। मैं गाड़ी लेकर फ़ौरन होटल गया। वहाँ से 10 लाख भारतीय करेंसी निकाली और रेट का मुझे पहले ही इल्म था, लिहाजा बाकी रहने वालों को 900 रुपये भारतीय करेंसी में तकसीम कर दी। 2 रोज़ मैंने 1400 से ज़ायद माजरीन कुंभा में रुपया तकसीम किया। इसके अलावा मैंने मलेशिया टाची के हेल्प से बाज़ारों में बिके हुए कंबल वापस लेने की शुरू कर दी। बमुश्किल 4000 कंबल बिकने वाले रेट पर वापस मिले। मैंने मजीद 2000 कंबल बाजार से खरीदे और सब माजरीन में तकसीम कर दिए। बीमार माजिरों के लिए 6 नेपाली डॉक्टरों से मायदा किया गया। वो बीमारों को क्लिनिक में बुलाकर या इनके घरों में आकर इनका इलाज करे और 2 मेडिकल स्टोर से डील करके डॉक्टरों की तफवीज़ करदा अद्वियात के माजिरों के नंबर नोट करके दे दिया करे और इस काम के लिए उनको एडवांस रकम की अदायगी कर दी गई। मैंने सारे रुपए इसलिए तकसीम न किए थे कि न जाने इनको कब तक यहाँ रहना पड़ेगा और कब किस वक्त अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। बेगैरत और घटिया लालची सफ़ीर ने मेरे खिलाफ कैसी रिपोर्ट्स पाकिस्तान भेजी, इसका मुझे इल्म तो न हो सका। मगर जब पाकिस्तान गया और कुछ अर्सा बाद अपने महकमे से अलहदा हुआ तो पता चला कि हर किस्म की मुलाजिमत के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए गए थे। मुझे बिलावजह तंग किया जाने लगा, मेरी निगरानी की जाने लगी। सब इस गद्दारानी हुक्मरान पट्टू की मेहरबानी थी जिसने पाकिस्तान को दुलख्त किया और अपनी हुकूमत बनाने के लिए हर गलत काम कर दिया और जो बजी गद्दारी में इसके साथ देने वाला था इसके इस तरह के आला पोस्टों पर तैनात कर दिया गया था। जैसा कि एक नेपाली में पाकिस्तान सफ़ीर था, मेरे बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी मगर इस हालत में भी मेरे महकमे ने मेरा भरपूर साथ दिया और आखिर 1978 में मुझे मेरे महकमे की कोशिश से पासपोर्ट जारी कर दिया गया। इसी मसरूफियात में 3 दिन गुजर गए। मकतबानी के 8 कारकुन मेरे दिमाग में खेल की तरह छिप रहे थे। मैं अकेला इनको ख़त्म नहीं कर सकता। बहुत सोचो विचार के बाद मैंने नज़ीर को टेलीफोन किया। मैं आवाज़ सुनकर वो खुशी से पागल हो रहा था। मैंने इससे साथियों लड़कों और आरिफ की खैरियत दरियाफ्त की। इसने बताया कि सब ठीक है और मैंने आरिफ से बात करने के लिए उसे बुलाने का कहा। मजीद नज़ीर ने मुझे बताया कि नया ग्रुप कमांडर आ गया, इसलिए मैंने साथियों से बात करना मुनासिब न समझा कि नया ग्रुप कमांडर न जाने क्या सोचेगा। ठीक 30 मिनट बाद दिल्ली से खुफिया कॉल आई तो नज़ीर के साथ आरिफ भी था। मैंने खुले तौर पर तो आरिफ को कुछ न बताया मगर कोर्ट में इससे कहा कि कैसर अपने दिगर लड़कों समेत पूरी तैयारी के साथ काठमांडू पहुंच जाए। आरिफ मेरी बात समझ चुका था। इसने कहा कि वो कल ही कैसर से मिलेगा और फिर जल्द ही हम लोग वहाँ पहुंच जाएंगे। इसने मुझे कल इसी वक्त दोबारा फ़ोन करने को कहा। मैंने आरिफ को मेरे साथियों से मेरा सलाम कहने और सिक्योरिटी की वजह से बात न करने पर माजरत चाहिए। अगले रोज़ जब मैं दिल्ली फ़ोन किया तो कैसर भी मौजूद था। कैसर ने बताया कि कल शाम वो अपने 4 साथियों समेत ट्रेन से काठमांडू आ रहे हैं। हवाई जहाज़ पर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि सर्दी की वजह से पूरी तैयारी के साथ आना। सिक्योरिटी की वजह से हमने कोर्ट में गुफ्तगू की। इधर पहले 2 रोज़ मोहसिन अकेला फिर अपने साथी बुजुर्ग के साथ मुझे मिलने आए। वो बहुत उम्दा शेर कहते थे। इनकी एक गज़ल मुझे बहुत पसंद आई जो वहाँ के हस्ब हाल थी। आप सबकी पेश खिदमत है। कुछ बता गर्दश हालाती दिन कैसे है, साज है कातिल नगमात ये दिन कैसे है। एक चलो भी नहीं होन बगोने के लिए खुश्क है जो ये खराजात ये दिन कैसे है। चुप रहे मेरे तलों में मसाइल के बबूल शेर है दश्त सवालात ये दिन कैसे है। एक मरकज़ पे नज़र आते गम और खुशी ये जनाजा है या बारात
یہ دن کیسے ہے، لوگ ملتے ہیں مل کر بچڑ جاتے ہیں، کیوں نہیں ملتے خیالات، یہ دن کیسے ہے، ان کے وعدے نے میرے جینے کو برباد کیا، کس قیامت کے ہے لمحات، یہ دن کیسے ہے۔ دلی میں قیصر سے بات ہونے کے ٹھیک 5 دن بعد قیصر اپنے ساتھیوں سمیت کٹھمنڈو پہنچا۔ ہم یوں گلے ملے جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے بھائی اچانک مل رہے ہو۔ میں ان سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مسلسل سفر سے ہونے والی تھکاوٹ ان کے چہروں سے عیاں ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے لیے اناپورنا ہوٹل کے اعلیٰ درجے کے ٹورسٹ ہوٹل میں کمرے بک کروائے۔ انہیں ہوٹل میں چھوڑ کر انہیں آرام کرنے اور مزید گفتگو اگلے روز دوپہر کے کھانے پر کرنے کے کہہ کر واپس آ گیا۔ شام کو محسن آ گیا۔ میں اسے بھی اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ چھوٹا شہر، بادشاہ کی رہائش اور دارالحکومت ہونے کی وجہ سے یہاں کی پولیس ہر ایک پر خصوصی نظر رکھتی تھی۔ محسن چونکہ کئی ماہ سے یہاں مقیم تھے، اس لیے اسے مہاجر اور ان کے روپ میں چھپے پاکستانی دشمن عناصر کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور ان تک رسائی نسبتاً کم دشوار تھی۔ میں نے محسن سے اس بارے میں بات کی تو وہ خوشی سے اچھل پڑا، کہنے لگا سپاہی گو میں ابھی جسمانی طور پر کمزور ہوں، لیکن مکتبانی کے درندوں سے انتقام لینے کی خواہش میرے دل میں بہت شدت سے ہے۔ موقع ملنے پر انشاءاللہ مجھے آپ شیر جیسی طاقت دیکھیں گے۔ میں نے محسن سے کہا کہ مکتبانی کے 8 آدمی یہاں پر مہاجروں کے روپ میں موجود ہیں۔ وہ اکیلے رہتے ہیں اور مہاجروں کو پیسے کا لالچ دے کر پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو ٹریننگ دے رہی ہے۔ میرے پاس ایک پرست ہے جس میں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ میرے ہاتھوں مارا جائے۔ میں اس لسٹ میں موجود تمام لوگوں کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے اس لسٹ میں بے گناہ بھی ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں مکتبانی کے کچھ اور لوگ بھی یہاں موجود ہیں جن کے نام میرے لسٹ میں موجود نہ ہو۔ اس دوران محسن غور سے میری بات سنتا رہا۔ اس نے کہا کہ آپ کو آئے چند روز ہوئے، مگر میں یہاں کافی عرصے سے مقیم ہوں اور ہمیشہ پاکستان دشمنوں کی کوچ میں رہتا ہوں۔ ایسے کچھ لوگوں کے نام اور کوائب مجھے ازبر ہے۔ آپ اپنی لسٹ نکالیں اور مجھے نہ دکھائیں، بس میں ان لوگوں کے نام بولتا جاتا ہوں، آپ چیک کرتے جائیں۔ میں نے لسٹ نکالی۔ محسن ایک ایک کر کے نام لینے لگا۔ میں حیران تھا کہ اس کے بتائے ہوئے تمام نام لسٹ میں موجود تھے، حتیٰ کہ سارے نام ختم ہو گئے، لیکن وہ نہ رکا۔ میں نے ان سب کے نام اور کوائب الگ لکھ لیے۔ ان مہاجروں کے نام تھے جنہیں مکتبانی والے پلانٹ کر چکے تھے۔ محسن نے یہ بھی بتایا کہ ان میں 3 مہاجر اپنی فیملی یہاں چھوڑ کر پاکستان جا چکے ہیں، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان سے معلومات لے کر کٹھمنڈو بھیجیں گے تو ان کی فیملیز کو پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ میں نے محسن کو ٹوکا اور سوال کیا کہ پاکستان بھیجنے کی تمام تر انتظامات جانے والوں کی لسٹ ہے اور شیڈول تو پاکستانی سفارت خانے کے ہاتھ میں ہے، پھر مکتبانی کے ایجنٹ اپنی مرضی سے کیوں کر پوری فیملی میں سے ایک شخص کو پاکستان بھیجواتے ہیں اور باقی کو رکوا سکتے ہیں۔ یہ محسن ہنس پڑا اور بولا سپاہی صاحب کچھ ممکن ہے۔ ایمبیسی میں 10,000 روپے دے کر اگلے روز جانے والی فلائٹ پر جانے والوں کی پرست میں سے کسی کا نام کٹوا کر اپنا نام درج کروایا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے میرے بتائے ہوئے 3 مہاجر پاکستان جا چکے ہیں۔ میرا اگلا سوال تھا کہ جب 10,000 سے کئی کم روپوں میں نیپال سے بینکاک اور پھر کراچی پہنچا جا سکتا ہے تو پھر ان مہاجروں کو افغان ایئر لائن سے ہی کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ میں نے سوال تو کر دیا تھا، لیکن فوراً ہی میرے ذہن میں آیا کہ یہ ایئر لائن تو انہوں کے مخصوص کردہ ہے اور ان پر جانے والوں کو کٹھمنڈو کا پاکستانی سفارت خانہ خصوصی بنے ہوئے یک طرفہ پاسپورٹ ایشو کرتا ہے، جبکہ کسی دوسری ایئر لائن اور کسی دوسرے روٹ سے پاکستان جانے کے لیے بین الاقوامی پاسپورٹ لازمی تھا، اور نیپال میں پاکستانی سفارت خانہ ملکی پالیسی کے تحت ایسا پاسپورٹ ایشو نہ کر سکتا تھا۔ مجھے محسن پر پورا بھروسہ تھا، مگر جب تک میں اسے عملی طور پر کام سر انجام دیتے دیکھ نہ لیتا میں اسے دہلی سے آئے ہوئے لڑکوں سے ملوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ خوف اور بے اعتباری تھی جو پاکستان کورئر کی غداری کی وجہ سے میری گرفتاری کا موجب بنی تھی۔ میں نے محسن سے کہا کہ اگر اس کے ساتھ رہو تو کیا وہ کسی ایک مکتبانی والے کو کردار تک پہنچا سکتا ہے؟ محسن کہنے لگا سپاہی تو کیا میں سب کو عبرت انگیز موت مارنے کے لیے تیار ہو؟ ککڑی سے وار کرنے کی میں نے یہاں کافی پریکٹس کر لی ہے۔ میں نے تو انہیں بہت پہلے ہی ٹھکانے لگا دیا ہوتا، مگر اپنی جسمانی کمزوری کے باعث یہ کام نہ کر سکا۔ اب میرے ساتھ ہو اور کہیں میں کمزور پڑ جاؤں تو میری تھوڑی مدد کر دے تو یہ کام میں بلا توقف کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے محسن کو اچھی طرح ٹونک بجا کر آئندہ رات 8 بجے اپنی ککڑی ساتھ لانے اور اپنا پہلا شکار خود منتخب کرنے کا کہا۔ رخصت کر دیا۔ دوسرے روز دوپہر کے ٹورسٹ ہوٹل گیا اور 5 لڑکے میرے انتظار میں تھے۔ کھانے کے بعد ہم سب قیصر کے کمرے میں چلے گئے اور میٹنگ شروع کی۔
मैंने उन्हें यहाँ के तमाम हालात तफसीलन बताकर कहा कि मक्ती बानी के 8 आदमी पूरी आज़ादी के साथ अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ है, उन्हें ठिकाने लगाना है। मैंने उन्हें बताया कि एक बाहरी माजर भी हमारे साथ इस काम में शरीक होगा और पहला शिकार वही करेगा। सब लड़के अपने साथ पिस्टल और चाकू लाए थे। मैंने उन्हें कहा कि यहाँ सिर्फ चाकू इस्तेमाल करने, क्योंकि बारूदी इस्लाह की आवाज़ से हमसाए फ़ौरन बेदार हो जाएंगे। मैंने उन्हें कहा कि अगर रोज़ 1-2 शिकार किया जाए तो पुलिस भी चौकन्नी हो जाएगी और चूँकि इनके आपस में रबता है वो भी होशियार हो जाएंगे। इस तरह सब अपने अंजाम को नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए एक रात में ही सबको ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बनाना है। बलाखिर फैसला हो कि आज जो मोहसिन ने एक को मारना है इसको मुलतवी कर दिया जाए और मोहसिन लड़कों को इनके घर और शक्लें दिखा दे, बाकी लड़के फरार के रास्ते खुद देख लेंगे। मकतीबानी वालों का टाइमिंग नोट की जाएगी कि कब वो महफल बर्खास्त करके अपने घरों में जाते हैं। जब सारा प्लान तैयार हो जाएगा फिर मोहसिन को मिलाकर 6 आदमी की 2 पार्टी बनाई जाएगी और एक रात में ही काम मुकम्मल किया जाएगा। मैं दोनों ग्रुपों की निगरानी करूंगा और अगर ज़रूरत पड़े तो असला इस्तेमाल करूंगा। पहला ग्रुप रात 9 बजे अपना काम शुरू करेगा, जबकि दूसरा ग्रुप इसकी निगरानी करेगा। जो अपना मिशन मुकम्मल कर लेगा तो दूसरा ग्रुप अपना मिशन शुरू करेगा और पहला इसको खबर देगा। दोनों ग्रुपों ने दस्ताने लाजमी पहने होंगे। काम खत्म होने के बाद सब अपने चाकू मुझे जमा करवा देंगे और मैं उन्हें शहर से कई दूर पहाड़ों में फेंका होगा। ये तमाम तफसीलात तय करने के बाद मैं होटल जाने लगा तो ऐसे लगा कि कैसर मुझसे कोई बात करना चाहता है। चुनांचे मैं उसे अपने साथ लिया। होटल पहुंचकर मैंने काफ़ी का ऑर्डर दिया और कैसर से दिल के हालात पूछे। इसने बताया कि लड़कों का जोश और सरगर्मियां ख़त्म होकर रह गई। गैराज में जहाँ पर शाम लड़के इकट्ठे होते थे अब कभी कभी आते और इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं। मैंने वजह पूछी तो पहले तो वो जवाब देने से कतराए, लेकिन मेरे जोर देने पर वो पट पड़ा। कहा, आपने जिस जज्बे और मोहब्बत से तरबियत दी तो वो अब मफकूद है। आपके जाने के बाद जब तक हबीब ग्रुप लीडर रहा वो बिल्कुल आपकी तरह हमारे साथ घुल मिल कर रहा। आपकी कमी तो महसूस होती थी मगर इसने हमारे जोश और वलवले में ज़रा भी फर्क असर कमी नहीं आने दी। लेकिन जब से नया ग्रुप लीडर आए हालात बिल्कुल बदल गए हैं। इसने हबीब और साथियों को हमसे मिलने से रोक दिया है। इसने अपनी राइश अब तक नज़ीर के अपने साथियों के साथ रखी हुई। हम पहले की तरफ हबीब और साथियों से मिलने गए, वो हमारे साथ बड़ी रिकाई से पेश आया। इसके रवैये से लड़के बदल हो चुके हैं। ये सब कुछ बताकर कैसर ने मुझे नज़ीर का खत दिखा दिया। नज़ीर ने लिखा था, अपनी जवान बच्चों की वजह से मैं आप भी घर में रहता हूँ। जब आप पकड़े गए तो हमें हर वक्त डर लगा रहता कि अब भारतीय फौज हमारे घर पर दावा बोल देगी, मगर आपके फरार होकर आने और दिल्ली से जाने तक ऐसा कुछ न हुआ, सब खैरियत है। लेकिन आपके जाने के बाद हम सब फैमिलीज़ के अंदर एक अनजाना खूब है। मैंने हबीब से बात की तो इसने कहा कि नए लीडर के आने तक मोहलत चाहिए। मैं मान गया, मगर जब नया लीडर आए तो उनके एक और प्लेट दिखा गया और राइस तब्दील करने का काम मगर वो अभी तक वही है। मुझे डर लगा रहता है कि किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। मैंने पाकिस्तानी मुसलमान भाई होने के नाते सब बर्दाश्त किया है। प्लीज़ मुझे अब इस मुसीबत से निजात की कुछ तरकीब करें। मैंने ख़त पढ़कर कैसर की तरफ बढ़ा दिया। कैसर मेरे चेहरे पर परेशानी वाज़ेह देख रहा था। कैसर ने कहा कि नज़ीर ने यह ख़त मुझे पढ़ाकर ही लिफाफे में बंद किया था। हमने हबीब से भी यहाँ आने से पहले इस मसले पर बात की थी। वो सब कुछ जानते हुए भी मजबूर है। डाक का पैकेट ग्रुप लीडर अपने सामने पैक करवाता है और इसी घर में रहने की वजह से ट्रांसमीटर पर भी मुख्तसर पैगाम इसकी मौजूदगी में भेजा और रिसीव किया जाता है। नज़ीर ने यह ख़त आपको अपनी आखिरी कोशिश समझते हुए भेजा। अगर जल्दी ही इसे कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला तो हम गैराज वाले ये मामला अपने हाथ में लेंगे। और अब तो हमें जानते ही है कि हम अगर पाकिस्तानी के लिए भारतीय दिमाई से टकरा सकते हैं तो अपनी बहनों की इज्जत के लिए एक पाकिस्तानी लावारिस जासूस के साथ किया कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह अगले किस के साथ। अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।